विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं जन संघर्ष और आंदोलन, ये चैप्टर जो चल रहा है इसमें बोलिविया का जल युद्ध। तो समझें, नेपाल अथवा पोलैंड की कथाएं लोकतंत्र की स्थापना अथवा उसके पुनरुद्धार की बातें बताती हैं, लेकिन जन संघर्ष की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना के साथ खत्म नहीं हो जाती। बोलिविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष चलाया। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र की जीवंतता से जन संघर्ष का अंदरूनी रिश्ता है। कहने का मतलब यह है कि लोकतंत्र व्यवस्था वहीं सफल है, वहीं जीवंत है जहाँ जन संघर्ष हो, जहाँ जनता अपने उसके लिए अपने का मतलब जो भी समस्याएं उनको सुलझाने के लिए संघर्ष करे। बोलिविया लातिनी अमेरिका का एक गरीब देश है। विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला। सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति के अधिकार का बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया। इस कंपनी ने आनन फानन में पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा कर दिया। अनेक लोगों का पानी का मासिक बिल 1000 रुपये तक जा पहुंचा, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया उसने पानी। जबकि बोलिविया में लोगों की औसत आमदनी 5000 रुपये महीना है। इसके फलस्वरूप स्वतः स्फूर्त जन संघर्ष भड़क उठा। मतलब इस तरह की कोई भी व्यवस्था आ जाएंगी तो स्वाभाविक है कि जनता संघर्ष करेगी, उपद्रव करेगी। सन 2000 की जनवरी में श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक नेताओं के बीच एक गठबंधन ने आकार ग्रहण किया और इस गठबंधन ने शहर में 4 दिनों की कामयाब आम हड़ताल की। सरकार बातचीत के लिए राजी हुई और हड़ताल वापस ले ली गई। फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा, यानी सरकार ने पहले तो मांग मानने के लिए हाँ किया और फिर कुछ नहीं दिया। फरवरी में फिर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इस बार पुलिस ने बर्बरतापूर्वक दमन किया आंदोलनकारियों का। अप्रैल में एक और हड़ताल हुई और सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया, लेकिन जनता की ताकत के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा। सरकार को आंदोलनकारियों की सारी मांगें माननी पड़ी। बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया गया करार रद्द कर दिया गया और जलापूर्ति दोबारा नगर पालिका को सौंपकर पुरानी दरें कायम कर दी गईं। इस आंदोलन को बोलिविया के जल युद्ध के नाम से जाना गया। अब समझें, लोकतंत्र और जन संघर्ष, यानी लोकतंत्र व्यवस्था जन संघर्ष से जुड़ी है। इन दो कथाओं का संदर्भ बड़ा अलग अलग है। नेपाल में चले आंदोलन का लक्ष्य लोकतंत्र को स्थापित करना था, जबकि बोलिविया के जन संघर्ष में एक निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग मानने के लिए बाध्य किया गया। बोलिविया का जन संघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था, जबकि नेपाल में चले आंदोलन ने यह तय किया कि देश की राजनीति की नींव क्या होगी, यानी क्या होनी चाहिए देश की राजनीति की नींव। ये दोनों ही संघर्ष सफल रहे, लेकिन इनके प्रभाव के स्तर अलग अलग थे। इन अंतरों के बावजूद दोनों ही कथाओं में कुछ ऐसी बातें हैं जो लोकतंत्र के अतीत और भविष्य के लिए प्रासंगिक हैं। ये दो कथाएं राजनीतिक संघर्ष का उदाहरण हैं, यानी ये बताती हैं ये दोनों कथाएं कि राजनीति में देशों में जो है इसी तरह के संघर्ष जनता के द्वारा होते रहते हैं। दोनों ही घटनाओं में जनता बड़े पैमाने पर लामबंद हुई। जन समर्थन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने विवाद को उसके परिणाम तक पहुंचाया, यानी जब जन समर्थन ज़्यादा होगा तभी कोई परिणाम निकलेगा। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि दोनों ही घटनाओं में राजनीतिक संगठनों की भूमिका निर्णायक रही। अगर आपको कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय की याद हो तो आप पहचान पाएंगे कि पूरे विश्व में
लोकतंत्र का विकास ऐसे ही हुआ है। यानी ये जो आज हम विश्व में कई देशों में लोकतंत्र व्यवस्था देख रहे हैं, ये इसी जन संघर्ष का परिणाम है। सभी देशों की जनता ने संघर्ष करके लोकतंत्र व्यवस्था स्थापित कर पाई थी। और इस तरह हम इन दो उदाहरणों से कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लोकतंत्र का जन संघर्ष के जरिए विकास होता है लोकतंत्र का, और यह भी संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले आम सहमति से हो जाएं और ऐसे फैसलों के पीछे किसी तरह का संघर्ष ना हो, फिर भी इसे अपवादी कहा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब पूरी जनता के लिए कोई भी फैसले होते हैं तो वो बिना संघर्ष के नहीं हो पाते हैं। लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी अमूमन वही होती है जब वो सत्ताधारियों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है, और ऐसी घड़ी तब आती है जब कोई देश लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहा हो, उस देश में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा हो। और लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ाने का मतलब ये है कि वहाँ तानाशाही या राजतंत्र व्यवस्था हटाने के प्रयास चल रहे हों और जनता का शासन शुरू होने की स्थिति में वो देश हो। वहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने की प्रक्रिया की स्थिति हो। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। संभव है कभी कभी इस संघर्ष का समाधान मौजूदा संस्थाओं, मसलन संसद अथवा न्यायपालिका के जरिए हो जाए, लेकिन जब विवाद ज़्यादा गहन होता है, यानी ज़्यादा बढ़ जाता है विवाद, तो ये संस्थाएं स्वयं उस विवाद का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसे में समाधान इन संस्थाओं के जरिए नहीं बल्कि उनके बाहर यानी जनता के माध्यम से होता है। यानी जब संघर्ष बढ़ जाता है तो वहाँ पर जनता के माध्यम से ही समाधान होता है। ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं, और यह बात सच है कि ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं में स्वतः स्फूर्ति होने का भाव भी कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होता है, लेकिन जनता की स्वतः स्फूर्ति, सार्वजनिक भागीदारी, संगठित राजनीति के जरिए कारगर हो पाती है। यानी जब राजनीति या ये कह सकते हैं कि जनता का संगठन मजबूत हो तब ये संभव हो सकता है। संगठित राजनीति के कई माध्यम हो सकते हैं और ऐसे माध्यमों में राजनीतिक दल काम करते हैं, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह शामिल होते हैं और यही काम करते हैं ये समूह। सन 1984 में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई और इस कंपनी को लगभग 30,000 हेक्टेयर ज़मीन 40 सालों के लिए एक तरह से मुफ्त में दे दी गई और इसमें से अधिकांश ज़मीन का इस्तेमाल किसान अपने पशुओं के लिए चारागाह के रूप में करते थे। कंपनी ने इस ज़मीन पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने शुरू किए और इन पेड़ों का इस्तेमाल कागज़ बनाने की लुगदी तैयार करने के लिए किया जाना था। सन 1987 में कित्तिको हैक्चिको अर्थात तोड़ो और रोपो नाम का एक आंदोलन शुरू हुआ। इसमें हिंसक प्रतिरोध का रास्ता अख्तियार किया गया, यानी हिंसा का सहारा लिया गया। अहिंसक प्रतिरोध यानी हिंसा का सहारा। लोगों ने यूकेलिप्टस के पेड़ तोड़े और इनकी जगह वैसे पेड़ों के बिचड़े लगाए जो जनता के लिए फ़ायदेमंद थे। नीचे कुछ समूहों के नाम दिए गए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी समूह में होते तो अपने पक्ष के समर्थन में क्या दलील देते? स्थानीय किसानों का समूह, पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं का समूह, उपयुक्त कंपनी में काम करने वाला अधिकारी समूह अथवा कागज़ का उपभोक्ता। अब समझें लामबंदी और संगठन। आइए हम ऊपर के दोनों उदाहरणों की तरफ लौटें, यानी फिर से इनके बारे में सोचें और उन संगठनों की बात करें जिनके बूते ये संघर्ष सफल हुए। यानी कोई भी संघर्ष बिना संगठन के सफल नहीं होते। हमने देखा कि नेपाल में अनियतकालीन हड़ताल का आह्वान 7 दलों के गठबंधन यानी एसपीए ने किया था और इस गठबंधन में ऐसे 7 बड़े दल शामिल हुए जिनके कुछ न कुछ सदस्य
संसद में थे। लेकिन इस जनसंघर्ष के पीछे सिर्फ एसपीए ही नहीं था। इस संघर्ष में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यानी माओवादी ने भी भाग लिया, जिसे संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है और यह पार्टी नेपाल की सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चला रही थी और इसने नेपाल के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया था। नेपाल के जनसंघर्ष में राजनीतिक दलों के अलावा अनेक संगठन शामिल थे। सभी बड़े मजदूर संगठन यानी जितने मजदूर संगठन थे बड़े बड़े वो और उनके परिसंघों ने इस आंदोलन में भाग लिया। अन्य अनेक संगठनों मसलन मूलवासी लोगों के संगठन यानी वहाँ के जो मूलवासी लोग थे उनके संगठन तथा शिक्षक, वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के समूहों ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलिविया में जो आंदोलन चला उसकी अगुवाई किसी राजनीतिक दल ने नहीं की और इस आंदोलन का नेतृत्व फेडेकोर नामक संगठन ने किया और इस संगठन में इंजीनियर और पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे। इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों के एक संघ, कारखाना मजदूर के संगठन के परिसंघ, कोचबंबा विश्वविद्यालय के छात्रों तथा शहर में बढ़ती बेघरवार बच्चों की आबादी का समर्थन मिला और इस आंदोलन को सोशलिस्ट पार्टी ने भी समर्थन दिया। सन 2006 में बोलिविया में सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता हासिल हुई और इन दो उदाहरणों में हम जान सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं और ये संगठन दो तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में किसी फैसले पर असर डालने का एक जाना पहचाना तरीका राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी करने का होता है। कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र में प्रत्यक्ष भागीदारी इन्हीं संगठनों के माध्यम से होती है और इसके लिए पार्टियां बनाई जाती हैं, चुनाव लड़ा जाता है और सरकार बनाई जाती है। लेकिन हर नागरिक इतने प्रत्यक्ष ढंग से भागीदारी नहीं करता। संभव है नागरिक की इच्छा न हो अथवा प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी की उसे ज़रूरत न महसूस होती हो। संभव है उसके पास इसके लिए ज़रूरी कौशल का अभाव हो, यानी इतना कौशल ना हो कि वो कोई संगठन बना सके और वह ऐसे में सिर्फ मतदान करके प्रत्यक्ष राजनीति में अपनी हिस्सेदारी करता हो। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी भी संगठन से नहीं जुड़ते हैं, वो केवल मतदान के द्वारा ही अपनी भागीदारी दिखाते हैं। बहरहाल ऐसे अनेक अप्रत्यक्ष तरीके हैं जिनके सहारे लोग सरकार से अपनी मांग अथवा नज़रिए का इजहार कर सकते हैं कि हमें ये चाहिए। लोग इसके लिए संगठन बनाकर अपने हितों अथवा नज़रिए को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां कर सकते हैं और इसे हित समूह अथवा दबाव समूह कहते हैं। कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं और ऐसे समूहों को आंदोलन कहा जाता है। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।